दिल्ली और एनसीआर में सोमवार दोपहर में शुरू हुई बारिश आज भी जारी है। दिल्ली में अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है और आने वाले 2 से 3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। हालांकि शीतलहर की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है, जबकि पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवा के साथ ही हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं केदारनाथ में बर्फबारी जारी है, जिससे पुनर्निर्माण के कार्यों में दिक्कत आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। चरार-ए-शरीफ के जीन पांचाल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद आतंकियों को मारा। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 53 राष्ट्रीय राइफल्स, बडगाम पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने किया। आतंकियों की खबर होने की जानकारी के बाद कल सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कार्रवाई से घबराए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। लंदन में अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि भारत में ईवीएम हैक हो सकती है। एक अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद शूजा ने इस कार्यक्रम में दावा किया कि 2014 के चुनावों में ईवीएम हैक की गई थी। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में सैयद शूजा ने अपना मुंह ढका हुआ था। हैरत इस बात पर है कि इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल मौजूद थे। वो उस पार्टी के नेता हैं जो 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद से हर इलेक्शन हारने पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती रही है। इन सब के बीच हैकर सैयद शूजा ने बताया कि ईवीएम हैकिंग में रिलायंस जियो का भी रोल है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आयोग इस मामले में कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर विचार कर रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की इस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त को भी न्योता देने का दावा किया गया। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष को जीत का यकीन नहीं है, इसीलिए वो पूरा दोष ईवीएम को देता रहा है। हैकर सैयद शूजा ने दावा किया कि बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को ईवीएम हैक किए जाने की जानकारी थी, इसीलिए उनकी हत्या की गई। उसने ये भी दावा किया कि 2014 में हैकिंग की वजह से कांग्रेस 201 सीट हारी थी और गौरी लंकेश हैकिंग की इस खबर को छापने वाली थी, इसीलिए उनकी हत्या की गई। अब जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, क्या वो इन आरोपों पर सफाई देंगे या इसकी पुष्टि करेंगे? लेकिन निशाना इससे बड़ा है। सवाल है कि क्या ईवीएम के नाम पर 2019 के लोकसभा चुनाव को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है? अरुण जेटली ने इस आरोप पर ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, क्या चुनाव आयोग और चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगे लाखों लोग इस गड़बड़ी में शामिल थे? यूपी के कार्यकाल में हुए चुनावों में बीजेपी को जीत मिली। ये पूरी तरह बकवास है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बेटे विवेक डोवल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अंग्रेजी मैगजीन कारवा के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस की अर्जी दी है। दिल्ली की अदालत इस पर आज सुनवाई करेगी। कारवा मैगजीन ने विवेक डोवल पर नोटबंदी के बाद कमैन आइलैंड में कंपनी रजिस्टर्ड कराने और उसके जरिए भारी निवेश करने का आरोप लगाया था। इसी रिपोर्ट को नोटबंदी से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डोवल परिवार पर सवाल उठाए थे और विवेक डोवल की GNY एशिया फंड कंपनी की तुलना डी कंपनी से की थी। विवेक डोवल ने कहा कि GNY एशिया फंड कंपनी नोटबंदी के बाद नहीं बल्कि 2013 में ही बन गई थी। कारवा और जयराम रमेश के आरोपों पर वो सारे सबूतों के साथ कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। बीकानेर लैंड केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां को 12 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी के सभी सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होकर सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन खरीद की जांच कर रहा है। पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर होने वाली रैली को बीजेपी ने रद्द कर दिया है। 8 फरवरी को ब्रिगेड मैदान पर पीएम मोदी की रैली होनी थी। पीएम मोदी अब 8 फरवरी को आसनसोल में रैली करेंगे। इसके अलावा 28 जनवरी को ठाकुर नगर और 2 फरवरी को सिलीगुड़ी में पीएम की रैली होगी।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक पीएम मोदी एक हफ्ते के अंदर 3 रैलियां करेंगे, इसलिए फिलहाल ब्रिगेड मैदान पर रैली रद्द की गई है। पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह की रैली के साथ बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से 22 पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली करेंगे। पहले मालदा प्रशासन ने एयरपोर्ट पर मरम्मत का हवाला देकर शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी। बीजेपी की शिकायत के बाद अब मालदा प्रशासन ने होटल गोल्डन पार्क के पास हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति दे दी है। वहीं ममता बनर्जी ने सफाई दी कि शाह के हेलीकॉप्टर को सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। अमित शाह की पश्चिम बंगाल में 5 रैलियां होनी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की भी 4 रैलियों का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। पीएम 28 जनवरी को सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में, 31 जनवरी को ठाकुरनगर में और 8 फरवरी को आसनसोल में रैली करेंगे। बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अगर मोदी शाह की जोड़ी पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर गई तो फिर नुकसान तय है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत में सेक्युलरिज्म भारत के लोगों की वजह से सुरक्षित है, क्योंकि भारत के लोगों के डीएनए में ही ये गुण है। भारत में सेक्युलरिज्म संविधान, मोदी या किसी दूसरी पार्टी की वजह से सुरक्षित नहीं है। वेंकैया नायडू ने कहा कि सेक्युलरिज्म हमारे जीने का तरीका है। पीएम मोदी आज सुबह वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की दोपहर 12:15 बजे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ एक अहम बैठक है। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी 30 प्रमुख लोगों के साथ लंच करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाराणसी में 3 दिन के सम्मेलन के बाद प्रवासी भारतीय 24 जनवरी को प्रयागराज कुंभ पहुंचेंगे। साधुओं को लेकर यूपी के सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की। अब साधुओं को भी पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि हर निराश्रित महिला को, हर दिव्यांग को, जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उस हर व्यक्ति को जो पेंशन की पात्रता रखते हैं, वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन को हम 100% कवर करने जा रहे हैं। 30 जनवरी तक पूरे प्रदेश में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस ने विधायक जैन गणेश को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी विधायक आनंद सिंह के साथ मारपीट की बात से इनकार किया है। कांग्रेस का दावा है कि आनंद सिंह गिरने की वजह से घायल हुए। आनंद सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जेएन गणेश के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। कांग्रेस की तरफ से आई सफाई में कहा गया है कि बीजेपी जानबूझकर झूठ फैला रही है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें कृष्णा गौड़, केजे जॉर्ज और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वरा शामिल हैं। बेंगलुरु में सिद्ध गंगा मठ के मठाधीश श्री शिव कुमार स्वामी जी का आज शाम 4:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वामी जी का निधन कल सुबह करीब 11:45 पर हुआ था। श्री शिव कुमार स्वामी लिंगायत वीरशैव समुदाय के स्वामी थे और उनकी आयु 111 साल थी। स्वामी जी के निधन के बाद पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कर्नाटक के कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया। कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर 1 दिन के लिए बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही बीएसपी विधायक रामबाई सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसे हालात हो सकते हैं। दमोह से विधायक रामबाई का कहना है कि इलाके की जनता की मांग है कि दोनों बीएसपी विधायकों को मंत्री बनाया जाए। मध्य प्रदेश में उनके दम पर ही कांग्रेस की सरकार चल रही है। मुरादाबाद की ठाकुरद्वार सीट से बीएसपी के पूर्व विधायक विजय यादव ने साधना सिंह के सिर के बदले इनाम का ऐलान किया है। विजय यादव ने साधना सिंह का सिर कलम करने वाले को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मायावती के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने लिखित बयान जारी कर खेद जताया था। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तरों पर सेवा केंद्रों को अब अटल सेवा केंद्र नहीं बल्कि राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश जारी कर दिए हैं। नाम बदलने को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया है। पाकिस्तान कैपिटल अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा है। पाकिस्तान का आरोप है कि उच्चायोग में बनाए गए नए कंपाउंड के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए बिना ही इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 15 जनवरी को भारतीय हाई कमीशन के 2 स्टाफ से पूछताछ की गई। अधिकारियों ने भारत में पाक उच्चायोग में हुई एक कथित घटना के बारे में पूछा।
पूछताछ के बाद अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। भारत ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के सामने शिकायत की है। भारत ने कहा, राजनयिकों के साथ इस तरह का बर्ताव वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 का उल्लंघन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2021 में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होने पर पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू करने के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीएनबी घोटाले के आरोपी भगौड़े मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण होकर रहेगा। वो भारत की नागरिकता छोड़ने से नहीं बच पाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्थिक भगौड़ों को वापस लाने के लिए ही केंद्र सरकार ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पास किया था। राजनाथ सिंह ने दावा भगौड़े मेहुल चौकसी की भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद किया। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता लेने के बाद भारतीय नागरिकता छोड़ दी है और एंटीगुआ उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करा दिया है। यूपी के जौनपुर में उधार के पैसे मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। राकेश नाम के युवक के दोनों हाथ काट दिए गए। मामला सुजानगंज थाना इलाके का है, जहां राकेश बिंद ने राम आसरे को 30,000 रुपए उधार दिए थे। 9 जनवरी को जब राकेश ने राम आसरे से अपने पैसे की मांग की तो उसकी पहले जमकर पिटाई की गई। उसके बाद धारदार हथियार से हाथ काट दिए गए। आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। घायल राकेश के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल लेक को साफ किया जा रहा है। सर्दियों में पहली बार डल लेक को साफ करने का अभियान चलाया जा रहा है। झील को साफ करने में जहां प्रशासन लगा हुआ है, वहीं स्थानीय लोग भी सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक डल लेक में गर्मियों में ही सफाई की जाती रही है। ये पहली बार है जब सर्दियों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। हिमाचल में भारी बर्फबारी की चेतावनी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग दर्रे समेत लाहौल, चंबा और किन्नौर के पहाड़ बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं। मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और पालमपुर समेत राज्य के निचले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति में सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है।